नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों का क्लास है यूपीपी प्रैक्टिस सेट। यूपीपी प्रैक्टिस सेट पर हम लोगों का अनवरत क्लास चल रहा है और आज का जो विषय बिंदु है, बिना देरी किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को करना शुरू करें। लेकिन इसके पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो चलें आज के क्वेश्चन पर हम लोग अपनी नज़र रखते हैं। पहला प्रश्न है क्या, ध्यान से करिएगा और बताने का भी प्रयास करिएगा। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, जिस तापमान पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, जिस वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देगा, उसे दहनांक कहा जाता है। जब वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू हो जाए तो उसे क्या दहनांक कहेंगे, बह्वांक कहेंगे, ओसांक कहेंगे, स्फुरांक कहेंगे। तो उसे आप क्या कहते हैं, ओसांक कहा जाता है। क्या कहे, जब जल में वाष्प संघनित होना शुरू हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ओसांक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यह एक आयोग की बात कर रहा है। और किस आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग एक सांविधिक निकाय है कि कार्यकारी निकाय है, निगमित निकाय है या संवैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। क्या है, एक संवैधानिक निकाय है और जिसका वर्णन अनुच्छेद 300, यह आप याद रखिएगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक, जिसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद। और संवैधानिक निकाय उसी को कहा जाता है जिसका अनुच्छेद में वर्णन हो। चलें, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो वह भाषा कौन सी है जो पहली बार शास्त्रीय भाषा, संस्कृत भी शास्त्रीय भाषा, लेकिन पहली बार पूछ रहा है। तो पहली बार आप याद रखिएगा 2004 में, कब, 2004 में पहली बार तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कब, 2004 में तमिल को संस्कृत भाषा का। वहीं पर अगर आप ध्यान दीजिए कि 2005 में, कब, 2005 में पहली तमिल होती है शास्त्रीय भाषा। फिर 2005 में अगर हम ध्यान दें तो 2005 में संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और इसी के साथ अगला है प्रश्न कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। प्रशासन को चलाने के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मंडल हैं वह 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। कितने हैं, 18 मंडल और 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा जाए तो यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। हो गया। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। कहाँ पर,
भारत माता मंदिर में स्थित है, जहां किसी भी प्रकार के किसी देवता को नहीं स्थापित करके, बल्कि भारत के मानचित्र को वहां पर लगाया गया। भारत के माता का वहां फिगर है, भाई देवताओं का ना होकर। तो भारत मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में नहीं, आगरा में नहीं, यह स्थित कहाँ है? भारत माता मंदिर वाराणसी में है। कहाँ स्थित है बच्चों? भारत माता मंदिर वाराणसी में है, जिसके संस्थापक अगर हम कहें तो जिसके संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। जिसके संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। बाबू शिव प्रसाद गुप्त इसके संस्थापक। यह जरूर याद रखिएगा कि भारत माता मंदिर के संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त, जिसका इस मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था, तो मंदिर के उद्घाटन का जो समय है वह है 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो यह प्रश्न आपका हो गया है। इन प्रश्नों में किसी भी प्रकार का डाउट, पहला उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है, तो आपका विकल्प क्या होगा? आपका उत्तर होगा वाराणसी में। संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त 1936 में। और बाकी यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, और 18 मंडलों में 75 जिले हैं। 18 मंडल में कितने हैं? 75 जिले हैं। और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। कब हुई थी? 2004 में पहली। संस्कृत को 2005 में। जबकि तेलुगु को कह दिया जाए, अगर इसका आंकड़ा विकल्प के आधार पर लीजिए, तो तेलुगु को शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया कब? 2008 में। वहीं ओडिया को कब अपनाया गया है? तो 2014 में। तो कहने का मतलब यहाँ जो प्रश्न था, सारे शास्त्रीय भाषाओं की बात कही जा रही, लेकिन पहली बार कौन सी भाषा जो शास्त्रीय भाषा बनी थी, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न बनता है तमिल। बढ़ें, इसके बाद चलिए देखा जाए अगला प्रश्न है क्या। अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो यह याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक। कब तक? 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक किसका वर्णन किया गया है? भारत के निर्वाचन आयोग। किसका? निर्वाचन। भारत में क्या होगा? निर्वाचन आयोग। इनमें वर्णन किया गया। अब पूछ क्या रहा है? 324 किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका उत्तर कौन हो जाएगा? भारत निर्वाचन आयोग। किसका? भारत निर्वाचन आयोग का यहां पर वर्णन किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 300 कब तक? इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? चुनाव करवाना। और इसके संदर्भ में भी जान लीजिएगा कि इसकी जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना याद रखिएगा, स्थापना जो हो रही है निर्वाचन आयोग की स्थापना, यह याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या है? चुनाव संपन्न कराना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव संपन्न कराना इनका कार्य है। अगला देखा जाए, अगला प्रश्न हमारा है,
यहां पर क्या लिखा गया है, किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में किला बनाया। यहां पर जो विकल्प दिए गए सब यूरोपीय शक्तियां हैं। यहां पूछा जा रहा कि इन यूरोपीय शक्तियों में कौन कृष्णा नदी के डेल्टा पर अपना पहला बंदरगाह या मत्स्य बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम में कौन किला बनाया, किसने सर्वप्रथम अपना किला स्थापित किया। यहाँ अंग्रेज नहीं, फ्रेंच ये भी नहीं है, स्पेनिश ये भी नहीं, बल्कि कौन है, डच। प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि डच ने मछलीपट्टनम में अपना किला बनवाया था। कहाँ, मछलीपट्टनम में। थोड़ा सा अगर और जानना चाहें तो यह तिथि को भी याद रखिएगा, 1605 में। कब, 1605 में मछलीपट्टनम में अपने किला को स्थापित किया था। और ये डच जो है ये नीदरलैंड, कहाँ के निवासी, नीदरलैंड के। यह कंपनी कहाँ की थी, नीदरलैंड की कंपनी थी। यह कंपनी कहाँ की थी, डच, नीदरलैंड में। और मछलीपट्टनम ने अपना पहला किला स्थापित किया। तो हो गया। अगला देखा जाए, यह प्रश्न भी क्लियर हो गया कि अगले प्रश्न को देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी। बड़े अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बहुत जगह पूछेगा, इस पर जरूर याद रखिएगा कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति को अपनाया था। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, नूनो द किन्हो, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। कौन है, ब्लू वाटर नीति को अपनाने वाला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा, जो 1505 से लेकर 1509 तक जिनका समय था, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। आगे बढ़ देखा जाए, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1921 की अवधि, 1901 से 1921 की अवधि को डॉट के रूप में जाना जाता है। तो ह्रासमान चरण है, स्थिर चरण है, विस्तारवादी चरण है, गतिहीन चरण है। किस रूप में जाना जाता है, यहां याद रखिएगा, यह गतिहीन चरण है। कैसा है, गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। कौन सा, 1921 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न, लैटिन शब्द हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है। हैबियस कार्पस का अर्थ क्या है, किसी के अधिकार पर सवाल उठाना, आदेश देना, व्यक्ति को पेश किया जाना। हैबियस क्या का अर्थ क्या है, हैबियस कार्पस का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को पेश किया जाना। कैसे व्यक्ति को पेश किए जाने की बात कर रहा है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नजरबंद गिरफ्तार कर लिया गया हो, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है कि उसे न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को पेश किया जाए। तो यहाँ हैबियस कार्पस का जो मामला है वह किससे संबंधित है, व्यक्ति को पेश किया जाना। किससे है, व्यक्ति को पेश किया जाना। तो यह हमारा प्रश्न रहा। और हैबियस कार्पस में अनुच्छेद 32 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय को 5 रीटें जारी करने की बात कही गई है, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, परमादेश में आदेश देना, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत किसी अधिकार पर सवाल उठाना। यह वहां से संदर्भित है, लेकिन हमारा डायरेक्ट प्रश्न जो है कि लैटिन भाषा शब्द किससे संबंधित है? लैटिन भाषा लैटिन शब्द हैपियस कार्पस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को क्या करना? व्यक्ति को पेश किया जाना। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यह तो आप क्लियर हो ही चुके होंगे। अगला प्रश्न देखें, माल और सेवा कर, जीएसटी की बात कर रहा है, कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 2008 में नहीं, 2018 में भी नहीं हुआ, 2012, 2016 में माल और सेवा कर परिषद का गठन किया गया। चलें अगला देखा जाए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। यहां क्या करा? जैव भार का उल्टा। तो देखिए वन परिस्थित, यहां क्या उत्तर दे रहा है? वन परिस्थित, तालाब परिस्थित, मरुस्थल परिस्थित। वन परिस्थित नहीं होगा, यहां क्या होगा? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। किसमें किया गया है? तालाब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या, जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? किस देश ने जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया? संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, ओमान ये भी नहीं है, बांग्लादेश ये भी नहीं, भारत किसानों की संख्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने? किसानों जैविक खेती में। कहां के लोगों ने प्रथम स्थान? तो याद रखिएगा भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। चलें अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, सार्स का पूर्ण रूप क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्कैल्प। तो इसका जो उत्तर होगा आपका सीवियर एक्यूट, आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है कि जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम कहां उत्पन्न हुई? जिसे PIL कहा जाता है, इसकी अवधारणा कहां पर उत्पन्न हुई? तो इसकी अवधारणा कहां उत्पन्न हुई? सबसे पहले USA में। कहां? USA में इसकी अवधारणा सबसे पहले उत्पन्न हुई। बाकी ये सब प्रश्न उत्तर आपके क्या है? विकल्प गलत हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहेंगे, विद्युत प्रवाह को मापने वाला जो यंत्र है उसे हम क्या कहेंगे? विरूपण, डिस्टॉर्शन मीटर। गलत। अमीटर। क्या कहा जाता है? एमीटर से क्या नापा जाता है? विद्युत प्रवाह की गति को नापा जाता है। विरूपण यहां एमीटर होगा। तो ये भी एनीमोमीटर, हवा का वेग है, माइक्रोवेव पावर मीटर ये भी नहीं। तो हमारा यहां विकल्प जो होगा एमीटर। अगला देखा जाए, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार डॉट डॉट दिया गया द्वारा पेश किया गया था।
प्रश्न का संविधान सभा का विचार है जो है वह सबसे पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ भी नहीं, वल्लभ भाई यमयन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा का विचार पहली बार पेश किया। कौन? मानवेंद्र नाथ राय। चलें अगले प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है भारत में पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 23 वर्ष नहीं है, कितनी है? 21 वर्ष। 18 वर्ष चुनाव का है वयस्क होने का, 25 वर्ष विधानसभा का है, 21 वर्ष यहाँ जो प्रश्न पूछे गए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की जो बात कही गई है वह कितनी है? होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला देखा जाए, अगला प्रश्न है इनमें से कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 में देने की घोषणा की गई? इनमें से कुल कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो यहां देखा जाए तो प्रश्न है पद्म पुरस्कार देने की घोषणा 130 नहीं 131, यहां जो दिया गया है विकल्प वह 132 है। कितना है? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो टोटल हमारे यहाँ है 132। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान को जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत से संबंधित है। नीति निर्देशन में ग्राम पंचायत से रिलेटिव था, पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को उठाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो हमारा विकल्प क्या होगा? अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। और 43 में कामगार को, मजदूरों को संदर्भ में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? यह नेपाल की है, कंधार उसका एक जिला है, पाकिस्तान का यह क्षेत्र है, कंधार भी अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अगला देखा जाए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत कितने घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी? कितने घरों पर की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी? यहाँ 50,000, 1 करोड़। ये जो आंकड़ा आपको याद रखना होगा, कितने घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी? 1 करोड़ घरों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी। चलें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, कौन से कोशिका अंग अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती शैली के रूप के नाम से जाना जाता है? आत्मघाती शैली के नाम से जाना जाता कौन सा है इसमें, जिसे आत्मघाती शैली
आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं, सेंट्रोसोम ये भी नहीं है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है। अगला देखा जाए, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप का उद्गम केंद्र की समीपतम होता है कहलाता है अवकेंद्र, मध्यालंकरण, अर्धकेंद्र, अधिकेंद्र। क्या होता है? अधिकेंद्र से। है नृत्य किस राज्य से संबंधित है? है एक नृत्य है। यहां पूछा जा रहा है कि है एक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यह त्रिपुरा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। राजस्थान से भी नहीं, सिक्किम से भी नहीं, बल्कि है नृत्य जो है वह त्रिपुरा से संबंधित है। भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को किस संगीत कविता की शैली के पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है? सूफी के लिए इन्हें जाना जाता है जगजीत सिंह को, कि लैटिन के लिए, कि गजल? तो इन्हें किस रूप में जाना जाता है? गजल क्या का श्रेय दिया जाता, कविता की शैली पुनरुद्धार का श्रेय दिया जाता है। इनका जो श्रेय मिला है वह गजल के क्षेत्र में। किसमें मिला है? गजल के क्षेत्र में। चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैवमंडल का संरक्षित क्षेत्र नहीं है। कौन सा है जो एक जैवमंडल का संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पहला विकल्प, यह जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, बाकी सुंदरबन हो गया, ठंडा रेगिस्तान हो गया, नीलगिरी की जो पहाड़ी वाला वो पार्ट हो गया, ये सब जैवमंडल हैं। लेकिन जैवमंडल संरक्षित नहीं है, तो यहाँ हमारा जो उत्तर होगा वह ए होगा। कौन होगा? गिरिवन। क्या होगा? गिरिवन। अगला क्वेश्चन देखें, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? अशोक का जो स्तंभ है उसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना, तो यही इनकी अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य यही था। क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार, सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना नहीं, जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बेरी घोष का प्रचार ये भी नहीं था। इनकी था कि धर्म की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाए। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक के द्वारा धम्म नीति का अनुपालन किया गया। युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म नीति की तरफ आगे होते हैं, और इसी में यह अपने युद्ध के लिए, अपनी शांति प्रियता के लिए काफी जाने जाते हैं। क्योंकि अशोक का जीवन का जो महत्वपूर्ण बदलाव होता है, मानवता के प्रति जो उनका एक नया व्यू बनता है, वह कलिंग के युद्ध के बाद, और वह पूरी तरह से बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हो जाते हैं। आगे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है? यहां दिया गया है मूगा चट्टान। क्या क्या दिया गया है? मूगा चट्टान, घास के मैदान, जल जीवशाला, मत्स्य, रेगिस्तान। यहां क्या क्या दिया गया है? मूगा चट्टान, घास के मैदान, जल जीवशाला, मत्स्यशाला, रेगिस्तान। तो जल जीवशाला, मत्स्यशाला, यह यहाँ का आपका कृत्रिम परितंत्र का एक क्या है? उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र द्वारा मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। करेंसी
नोटों और सिक्कों को कहते हैं, करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं निकट मुद्रा, विश्वास्य मुद्रा, कमोडिटी मुद्रा, कागजी मुद्रा। क्या कहा जाता है? कागजी मुद्रा कहा जाता है। तो इसी के साथ आज का क्लास बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।